आज बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे शक्तिशाली औजार की। एक ऐसा कानून जो किसी भी आम नागरिक को सरकार के बंद दरवाजों के पीछे झांकने की ताकत देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम की, जिसे हम सब आरटीआई के नाम से जानते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए कि सरकार के किसी भी विभाग से किसी भी योजना के बारे में कोई भी जानकारी मांगने की शक्ति सीधे एक आम इंसान के हाथ में आ जाए, तो कैसा होगा? यही तो है आरटीआई की असली ताकत। तो चलिए समझते हैं कि ये अधिकार आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि सवाल पूछने का ये अधिकार आखिर है क्या? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कागज पर लिखा कोई आम कानून नहीं है। नहीं, ये तो हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। और देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो समझनी होगी। सूचना का अधिकार, जिसे हम आरटीआई कहते हैं, वो कोई साधारण कानूनी अधिकार नहीं है। असल में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। जरा सोचिए, सही जानकारी के बिना कोई अपनी बात मजबूती से रख भी कैसे सकता है ना? ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये एक अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार के कामकाज में इतनी पारदर्शिता, इतनी ट्रांसपेरेंसी की मांग उठी ही क्यों? मतलब इस इतने पावरफुल कानून को बनाने का असली मकसद क्या था? इस अधिनियम की नींव, आप कह सकते हैं, दो बहुत बड़े और बहुत जरूरी लक्ष्यों पर रखी गई थी। पहला और सबसे बड़ा मकसद था करप्शन से लड़ना, भ्रष्टाचार से लड़ना। क्योंकि एक सीधी सी बात है, जहां अंधेरा और पर्दा होता है, भ्रष्टाचार वहीं फलता फूलता है। और दूसरा मकसद था सरकारी अधिकारियों और विभागों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। मतलब ये सुनिश्चित करना कि उनके हर काम में पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। अब ये जो आरटीआई का कानून है ना, ये कोई रातों रात नहीं बन गया। अरे, इसके पीछे तो एक बहुत लंबा और बड़ा ही दिलचस्प सफर है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है दुनिया के एक कोने से और वो पहुंचती है भारत के एक छोटे से गांव तक। सोचिए, दुनिया में सबसे पहले 1766 में स्वीडन ने ऐसा कानून लागू किया था। इसीलिए स्वीडन को आरटीआई का जन्मस्थान भी कहते हैं। फिर बात करते हैं भारत की। यहाँ इसकी चिंगारी भड़की 1990s के दशक में राजस्थान के एक बड़े जन आंदोलन से, जिसे मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS इनने शुरू किया था अपने हक के लिए। इस आंदोलन का असर देखिए, 1997 तक तमिलनाडु और गोवा इसे राज्य स्तर पर लागू करने वाले पहले राज्य बन गए। और फिर एक लंबे संघर्ष के बाद फाइनली साल 2005 में ये एक राष्ट्रीय कानून की शक्ल में हमारे सामने आया। तो चलिए अब जरा इस कानून के बनावट को, मतलब इसके स्ट्रक्चर को कुछ आंकड़ों में समझते हैं। देखिए, इस पूरे अधिनियम को कुल 6 चैप्टर्स यानी 6 अध्यायों में बांटा गया है। और इन्हीं 6 अध्यायों के अंदर आती हैं कुल 31 धाराएं यानी 31 सेक्शंस, जो इसके हर एक पहलू को डिटेल में समझाती हैं। अब इस कानून के सफर में ना 2 तारीखें बहुत अहम हैं। ये संसद में पास तो हो गया था 15 जून 2005 को, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। अब सवाल है, ये बीच में गैप क्यों? वो इसलिए ताकि सरकारी विभागों को इस नई व्यवस्था के लिए खुद को तैयार करने का थोड़ा वक्त मिल जाए। और एक बात साफ कर दे, ये कानून जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में लागू होता है। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है, देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना हो, इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। तो इन सब बातों के बाद हम असली सवाल पर आते हैं, इस कानून का हम सबके लिए मतलब क्या है? इसका जमीनी स्तर पर असर क्या है? देखिए, आरटीआई सिर्फ कागज का एक टुकड़ा या एक कानून भर नहीं है। नहीं, ये शासन के तरीके में आया एक बुनियादी बदलाव है, एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये असल में शक्ति को सरकारी दफ्तरों की फाइलों से निकालकर सीधे आम नागरिक के हाथों में सौंपता है। और सच कहूं तो यही वो चीज है जो हमारे लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सही मायने में मजबूत बनाती है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ती है कि अगर हमारे सिस्टम से कोई सिर्फ एक सवाल पूछने की शक्ति मिले, तो वो एक सवाल क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।